Good morning, students. How are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I'm coming back with taking this video. In this video, we will talk about the sixth semester. This video is specially for sixth semester and sixth semester as a GE subject. It means general elective subject. If you have this subject, nationalism. Now I'm showing you a syllabus. This is a subject if nationalism in India. Many students are demanding this subject's important question. So now I am here with taking this GE. ठीक है, GE नेशनलिज्म इन इंडिया. और इसमें जो है आपका सिलेबस के ऊपर बात करेंगे. साथ में वी विल कवर द यूनिट नंबर 1 समरी एंड एज वेल एज द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑलरेडी got in 2021. Okay, so now let's start the video. And before starting this video, I am telling you one thing. Please join the Telegram group, link in the description box. And if you have already want to ask something else, so mail ID is also provided by me in the description box, so you can go through this. Okay, and I would like to suggest you must join the Telegram group because there you can find all the PDFs, all the notes, and whatever you want to ask, you can ask. Okay, so now let's break it down fast and start with the syllabus. देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो पूरी वीडियो हिंदी मीडियम में ही है. ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में भी, नो एनी इशू. यूनिट 1 में आप देखोगे तो यहाँ पे अप्रोचेस की बात की गई है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की. ठीक है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के लेकर के यहाँ पे अप्रोचेस की बात कही गई है. अप्रोचेस इट मीन्स डिफरेंट थिंकर्स. किन किन लोगों ने उसको अप्रोच किया, एम आई राइट. तो यहाँ पे हम कई सारे राष्ट्रवाद और कई सारे विचारों के बारे में पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द सोशलिस्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द मार्क्स प्रोस्पेक्टिव एंड ऑल ऑफ दिस. ठीक है, 8 लेक्चर टोटल यहाँ पे आपको पढ़ना है. पर यूनिट आपको बहुत ईजी है, दिखने में आपको टफ होगा, पर भी आई विल प्रोवाइड यू शॉर्ट समरी. ठीक, शॉर्ट समरी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट लर्न अर्ली. यूनिट नंबर 2 जो कि आपका रहेगा एंटी रिफॉर्मेंट्स और 19th के बारे में. ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया तो हो सकता है क्वालिटी थोड़ी सी घटी बढ़ी हो. बाकी सिलेबस की होल PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है तो इस वजह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटी हुई है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा. ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड यहाँ पे सोशल बेसिस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और उसके अलावा जिसमें आपको गांधीज़्म, ठीक है, गांधीज़्म, उनके जो कॉरपोरेशनल मूवमेंट्स हुए थे, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि इसका राष्ट्रवाद पे क्या प्रभाव पड़ा. देखो ये जो शब्द है ना नेशनलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड. ये राष्ट्रवाद ही बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है. वेन एवर यू आर हेयर दिस वर्ड राष्ट्रवाद, तो क्या होता है ना, हमारे माइंड में कई चीज़ें सामने आती है. राष्ट्रवाद यानी कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा. ठीक है, इसका राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा. राष्ट्रवाद से कई सारे आंदोलन होते हैं, तो व्यक्तित्व के ऊपर यानी कि इंटरपर्सनल्स पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा होगा. अगर इसने कोई मूवमेंट का रूप ले लिया तो उस पर इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा होगा. सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों का इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रभाव पड़ा होगा. समझ आ रहा है कि एक वर्ड कितनी चीज़ों को डिफाइन करता है, एम आई राइट. सो दैट इज़ वाई नेशनलिज्म इज़ टू इम्पॉर्टेंट. सोशलिस्ट यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. साथ में हम यहाँ पे कॉरपोरेट या फिर जो सोशलिस्ट पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा. यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू. यूनिट नंबर 5 जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ना होगा, और साथ में यहाँ पे आप देखोगे पार्टीशन जो हुआ था, पाक, POK एंड इंडिया. ठीक है, पहले आपको पता है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऊपर के जो अफगानिस्तान, वो सब भारत में ही थे. पर जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ क्या कर गए, इसको 2 भागों में बांट करके गए. यही सबसे बड़ा विभेद था. तो यहाँ पे हमें देखने को यही मिलता है. तो हमें यहाँ पे इसको भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे करके यहाँ पे कम्युनलाइज हुआ इंडियन पॉलिसी, और साथ में इसने 2 नेशनल थ्योरी निकाली, एक पाकिस्तान और एक ये, और इसने कैसे पार्टीशन को ओवरटेक किया. ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स विच कम्स इन योर सिलेबस. यहाँ पर देखो यूनिट 1 की मैंने समरी लिखी हुई है हिंदी में. ठीक है, देखो भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, दिस इज यूनिट नंबर 1.
पढ़ने के लिए बहुत इजी समरी है, आपको समझ आएगी बहुत आसानी से। देखो, भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में कई प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जिसके या फिर उसके उद्भव, विकास और स्वरूप को अलग अलग ढंग से और तरीके से समझाया गया है। मुख्यतः 4 दृष्टिकोणों का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, विच कम्स इन योर सिलेबस। ओके, फर्स्ट है आपका नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन, जिसमें बोला गया राष्ट्रवादी व्याख्या या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा। ये जो पर्सपेक्टिव है, क्या कहता है, ये कहता है कि जो नैतिक संघर्ष है, राष्ट्रवाद को नैतिक संघर्ष और स्वाभाविक के रूप में देखा गया है। ये भारतीय जनता की विदेशी शासकों के खिलाफ एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष किया है, जिससे या फिर इसमें महापुरुषों जैसे गांधी, नेहरू, बोस आदि की भूमिका को केंद्रित माना गया। देखो, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र यानी कि देश, और वाद का मतलब है विचारधारा, यानी अपने देश की विचारधारा। जब बात ये लोग करते हैं अपने देश की विचारधारा की, मतलब कि अपने देश के प्रेमी की बात करते हैं। और ये विचारधारा उद्भव हुई महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि आपको पता है भारत औपनिवेशिक था अंग्रेजों का। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, हालांकि वो व्यापार करने आए, पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पूरा कब्जा पूरे भारत पर जमाया, और जिसके पीछे के कई कारण थे। कई ये था कि हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, तो इस वजह का बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा उठाया ब्रिटिशों ने, और उसने यहाँ पे अपना शासन जो है व्यवस्थित कर लिया, जमा लिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। उसके अलावा यहाँ पे जब राष्ट्रवाद की भावना निकली, तो राष्ट्रवाद की भावना में सबसे बड़ा फ़ायदा ये दिखा कि लोगों में अब एकजुटता दिखी। उनको लगा कि हाँ भाई, हमें एकजुट होना चाहिए, तभी अंग्रेजी पीछे छूटेंगे, और यहीं से राष्ट्रवाद पनपा और उभर करके बहुत बड़े लेवल पर सामने आया। ठीक, ये होती है राष्ट्रवाद की भावना। कई सारे विद्वानों का आप नाम इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कई सारे सोशलर थे, उन्होंने इसमें योगदान दिया। दूसरा आप इसमें लिखोगे साम्राज्यवादी व्यवस्था, इम्पीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशंस। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत इस दृष्टिकोण में यह तर्क दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिमी शिक्षा, कानून और शासन के कारण विकसित हुआ। ये भारतीय राष्ट्रवाद को पश्चिमी सभ्यता का उत्पोदन यानी कि वहाँ से निकला हुआ एक अंश मानते हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था, हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब भारत ने आज़ादी के बाद बहुत कुछ ब्रिटिशों के जैसी ही अपने देश में लागू करी, क्योंकि उनको कई सारी चीज़ें उनकी अच्छी लगी। जैसा आप देखोगे तो भारत में जो सरकारी पदों पर सरकारी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ होती है, जैसे आप IAS IPS का नाम सुनते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हो सकता है सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या उनके मन में एक एम हो कि यस आई वांट टू बिकम IPS एंड IS। एम आई राइट? तो यहाँ पे 24 ऐसी सर्विसेज है जो अखिल भारतीय के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये भी कॉन्सेप्ट ब्रिटिशों के द्वारा ही आया है। भारत हालांकि इसकी उत्पत्ति ज़रूर रही, पर इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रिटिशों के द्वारा। और भारत में ये आया था सिविल सर्विस का 1986 में। 17th सेंचुरी में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला। तो इतनी सारी चीज़ें जब भारत ने अपनाई, तो उनको साम्राज्यवादी व्याख्या ही बोला गया। यही बोला गया कि भारत में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई है, ब्रिटिशों के शासनकाल से अपनाई गई है। ये चीज़ है। भारत का संविधान भी देखोगे तो भारत के संविधान को मिश्रित संविधान बोला जाता है, जिसके पीछे का कारण यही है कि इसमें कई सारे देशों के प्रोस्पेक्टिव्स, कई सारे देशों के लॉ एक्ट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट शामिल है। ठीक है, थर्ड आप प्रोस्पेक्टिव्स अगर पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे मार्क्सवाद को लेकर के। ये भी आपने बहुत सुना होगा, मार्क्सवाद। ये जो कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, इनकी भी आइडियोलॉजी बहुत ऊपर तक गई थी। इस व्याख्या के अनुसार राष्ट्रवादी आंदोलन का मूल कारण आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे RP दत्ता ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्रवादी नेतृत्व ने पूंजीवादी वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी और मजदूर वर्गों की मांग को पीछे रखा। बहुत ईजी था, उन्होंने केवल अमीरों को पीछे और गरीबों को आगे करने के ऊपर प्रोत्साहन दिया। चौथा आप यहाँ पर लिखोगे, चौथा आपका पर्सपेक्टिव जो है इंटरप्रिटेशन, वो है आपका सबअल्टर्न इंटरप्रिटेशन, जिसको बोला जाता है उपवर्गीय व्याख्या। इसके अंदर बात की जाती है किसानों की, मजदूरों की, आदिवासी वर्ग की, यानी कि निचले दबों की। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक इतिहासकार थे सबलार्टन। इनका मानना था कि राष्ट्रवाद केवल महान नेताओं की देन नहीं है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर जो जनसाधारण लोग रहे हैं उनकी वजह से ही है। आप देखिए हमारे भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसकी वजह से? हम जैसे जनसामान्य की वजह से ही है। हम चुनते हैं उनको। मुख्यमंत्री जैसे जो पद है वो उनको कौन चुनता है? हम जैसे जनता चुनती है उनको। तो उसके पीछे का कारण यही है। गॉट इट माय पॉइंट?
तो ये तो था आपकी आइडियोलॉजी जो आपने पढ़ी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं साथ के साथ। देखो एग्जाम आपका बहुत पास है, इसलिए हम यूनिट समरी करेंगे, समरी के साथ एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाए और डेफिनेटली इट विल कम्स इन योर एग्जाम। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो विद योर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग योर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम एंड ऑल्सो any competitive exam like your SSC, railway, UPSC, civil services exam, banking sector and others. If you are preparing this kind of competitive exams, so let me know why, because I will provide you some notes, some current affairs, some important questions, some previous year question. If you want to take it, then you can drop the message in my Telegram group. Okay, and definitely we will coming back with one video. Okay, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आया है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण जो कि नेशनलिस्ट, इम्पीरियलिस्ट, मार्क्स और सबलेटन, जो यहाँ पर जितने भी हमने इंटरप्रिटेशन पढ़े उन सब के बारे में हमें आपको एक एक करके बताना होगा। ये क्वेश्चन आपका आया है। देखो अगर एग्जाम में चारों नहीं भी पूछा गया तो डेफिनेटली 2 प्रोस्पेक्टिव्स तो आपके आने हैं, इट फिक्स। ओके, एंड आई गारंटी होगी आपका आएगा ही आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग और अटेंडिंग एनी क्वेश्चन, you have to divided your question in 3 parts. First in conclusion, second body and third with first with intro, second will body and third will conclusion. Okay, ये आपको दिख गया, पता चल गया। अब सबसे पहले इसकी भूमिका कैसे बनानी है, तो भूमिका आपकी बनेगी क्वेश्चन के बीच में स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करवाता है वही उसकी इंट्रो होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के प्रकार में आकार लिया है। इसके अध्ययन हेतु हमें कई दृष्टिकोणों को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रवाद की व्याख्या को अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन हमें भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या भारतीय राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है वो उसकी समझ प्रदान करता है, ठीक है। तो देखो एक कंक्लूजन हो गया, इंट्रो हो गया आपका। अब बॉडी की बात आती है, तो बॉडी में आप धीरे धीरे करके चारों ही जो प्रोस्पेक्टिव है, चारों ही जो इंटरप्रिटेशंस है उनको आप एक्सप्लेन करोगे। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आप बता दोगे, इसमें किन किन राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अंदर क्या होती है कि ऐसा भावना जो अपने देश की तरफ प्यार और मोहब्बत दिखाता है, इसको ही कहते हैं, चाहे वो धार्मिक, नैतिक कई रूपों में हो, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के कई सारे नैतिक, धार्मिक और जो राष्ट्रीय कर्तव्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया, इनमें कई सारे स्कॉलर्स का नाम भी आया है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल, BR अम्बेडकर, कई सारे, ठीक है। और सब ने ब्रिटिशों के शोषण को दूर करने के लिए इन सब के पीछे का एक ही कारण था कि ब्रिटिशों के शोषण से दूर होकर हमें अपना राष्ट्र, अपनी राष्ट्रवादी व्यवस्था अपनानी है। दूसरा, आप साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में आप लिख दोगे। थर्ड, आप मार्क्स के बारे में लिख दोगे, मार्क्स के बारे में, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से यहाँ पर वर्ग संघर्ष के ऊपर बात करी और साथ ही साथ उन्होंने पूंजीपति को पीछे कर जन सामान्य के ऊपर बात करी। चौथा, आप लिखोगे उपवर्गीय दृष्टिकोण। यहाँ पे आप जो सबर्टन इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो इसमें आप सिंपल लिख देना उपवर्गीय दृष्टिकोण, जहाँ पे गरीबों की बात की जाती है, उन्मूलित वर्गों की बात की जाती है, SC ST की बात की जाती है, SC ST एंड देन OBC, ठीक है, इनकी बात की जाती है। राष्ट्रवाद का बहुतयागी स्वरूप, ये भी आप लिख सकते हो, बहुतयागी स्वरूप, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में राष्ट्रवाद के विकास के अलग अलग कारण थे। कारण क्या थे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, ये सारी ही चीज़ें। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव भी देखने को मिला है। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियाँ, जो कि उनका डिवाइड और रूल था, जिसने भारत की राष्ट्रवाद को चुनौती दी थी। ये जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में। अगर आपने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो इसमें आपको दिक्कत नहीं देगी। इसमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी और किस तरीके से इसने राष्ट्रवाद को चुनौती दी। राष्ट्रवाद आंदोलन के विविध रूप, देखो अलग अलग चरणों में राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप बदलता रहा। कहीं उदारवाद, कहीं चरमपंथी आंदोलन, कहीं गांधीवाद, कहीं वामपंथी, कहीं मार्क्सवाद, ये सब चीज़ें थी। सबने अपने अपनी भागीदारी अलग अलग रूपों में निभाई, ठीक है। राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन का संबंध, ये भी आप लिखना कि राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन का संबंध कैसे है। राष्ट्रवाद की भावना मोटिवेट करती है सामाजिक सुधारों को कि वो अपने देश की तरफ लड़े।
ठीक है। कंक्लूजन आपको लास्ट में लिखना है, और ये कंक्लूजन आपकी खुद की समझ के ऊपर है, ये मेरी समझ का कंक्लूजन है, तो आपको मैंने लिखा है, अपने हिसाब से लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ये आंदोलन न केवल कुछ नेताओं का प्रयास था, बल्कि गहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया थी। प्रत्येक दृष्टिकोण राष्ट्रवाद के एक विशेष पहलू को रेखांकित करती है, और सामूहिक रूप से ये दृष्टिकोण राष्ट्रवाद की जटिल, व्यापकता और बहुआयामी प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा उजागर करती है। तो राष्ट्रवाद को उभरने के पीछे का ये सारे ही कारण बहुत महत्वपूर्ण है। सो दिस इज़ योर होल यूनिट नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेक श्योर जो आपसे क्वेश्चन किए गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर बताइएगा, क्या एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप अपने समरी को समझ चुके हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।